चुनावी राजनीति में अक्सर शोर बहुत होता है ना? हेडलाइंस, बड़े बड़े दावे, नारे। लेकिन इस सारे शोर के नीचे एक बहुत ही साफ सिग्नल छिपा होता है, डेटा का सिग्नल। तो आज हम उसी सिग्नल को पकड़ने की कोशिश करेंगे। हम सिलवानी विधानसभा के आंकड़ों में गहरे उतरेंगे और ये समझेंगे कि एक जनादेश वो सिर्फ जीत या हार नहीं होता, बल्कि एक बड़े मिशन की शुरुआत कैसे होता है। तो बात करते हैं सिलवानी की। ये जगह भारत के ठीक दिल में है, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। लेकिन इसे सिर्फ नक्शे पर एक जगह की तरह मत देखिए, नहीं, इसे समझिए एक प्रयोगशाला की तरह, एक छोटा सा आईना जिसमें एक पूरे इलाके की उम्मीदें और उनकी निराशाएं एक बड़ी राष्ट्रीय कहानी की शक्ल ले लेती हैं। और ये कहानी है किस चीज की? ये कहानी है लोगों की, उन मतदाताओं की जिनकी सालों की खामोश बेचैनी अचानक एक बड़े निर्णायक चुनावी बदलाव में तब्दील हो जाती है। और ये कहानी डेटा की भी है कि कैसे डेटा, अगर उसे सही ढंग से समझा जाए, तो वो सिर्फ चुनाव नहीं जिताता, बल्कि गुड गवर्नेंस यानी सुशासन का एक बिल्कुल साफ रास्ता भी दिखाता है। तो चलिए इस सफर पर आगे बढ़ते हैं। हमारे इस विश्लेषण के 5 पड़ाव होंगे। सबसे पहले हम सिलवानी की जमीन को समझेंगे, वहां की असलियत क्या है। फिर जनादेश को आंकड़ों में देखेंगे। उसके बाद इस फैसले के पीछे की रणनीति को डिकोड करेंगे। चौथा, हम देखेंगे कि एक जनादेश को मिशन में कैसे बदला जाता है। और आखिर में बात होगी विश्वास की, उस वादे की जो किसी भी राजनीति का दिल होना चाहिए। किसी भी चुनाव को अगर सच में समझना है तो आपको वहां की जमीन, वहां की मिट्टी को समझना होगा। लोग जीते कैसे हैं, उनकी रोज की जद्दोजहद क्या है, उनकी सबसे बुनियादी जरूरतें क्या हैं, क्योंकि असली राजनीति वहीं से शुरू होती है। तो आइए सिलवानी की इस जमीनी हकीकत को थोड़ा और करीब से देखते हैं। देखिए, यहां के लोगों के लिए मुद्दे बहुत ही बुनियादी हैं, लेकिन बहुत गहरे भी। पानी और सिंचाई, ये सबसे बड़ी चिंता है। और ये सिर्फ पानी की कमी नहीं है, ये उनकी खेती, उनकी कमाई, उनके भविष्य पर सीधा हमला है। फिर आती हैं सड़कें। टूटी फूटी सड़कें गांव को शहर से काट देती हैं, किसान को मंडी से और विकास को लोगों से ही दूर कर देती हैं। और इसके साथ जोड़ लीजिए खेती के लिए समर्थन की कमी, नौजवानों के लिए रोजगार की किल्लत और आती जाती बिजली। ये वो रोज की छोटी छोटी लड़ाइयां हैं जो धीरे धीरे किसी भी सरकार पर से भरोसे को खत्म कर देती हैं। और एक बात याद रखनी चाहिए, राजनीतिक बदलाव की असली वजह वो बड़ी बड़ी राष्ट्रीय विचारधाराएं नहीं होती। असली वजह होती है पानी, सड़क और रोजी रोटी के लिए हर रोज का संघर्ष। यही वो चीजें हैं जो किसी भी वोटर के दिलो दिमाग में राजनीति की असली भावना को जन्म देती हैं। तो ये तो थी जमीनी हकीकत, लोगों की भावनाएं। अब इन्हीं भावनाओं को आंकड़ों की जुबान में समझते हैं। 2023 के चुनाव में लोगों ने जो फैसला दिया वो नंबर्स में साफ साफ दिखता है, क्योंकि आंकड़े वो कभी झूठ नहीं बोलते, वो कहानी का सबसे सच्चा हिस्सा होते हैं। 51.4%। ये आंकड़ा था इंडियन नेशनल कांग्रेस की विजेता उम्मीदवार देवेंद्र पटेल का। मतलब आधे से भी ज्यादा वोटर्स का सीधा सीधा समर्थन। इसे कहते हैं एक स्पष्ट, एक क्लियर मैंडेट। और दूसरी तरफ 45.3% ये वोट मिले भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रामपाल सिंह को। तो ये नंबर बताता है कि मुकाबला बहुत कड़ा था और जो सत्ताधारी दल था उसका बेस भी काफी मजबूत था। 11,454, ये बस इतना ही फासला था जीत और हार के बीच। लोकतंत्र में कहते हैं ना कि हर एक वोट की कीमत होती है, तो ये आंकड़ा उसी बात का जीता जागता सबूत है। लेकिन अब जरा कहानी में और गहरे उतरते हैं। 2013 और 2018 को देखिए। बीजेपी आराम से जीत रही थी, उनका वोट शेयर 41 से 49% के बीच था। और कांग्रेस वो करीब 37% पर जैसे अटक सी गई थी। लग रहा था कि एक पैटर्न सेट हो गया है। पर 2023 में वो पैटर्न टूट गया। कांग्रेस ने एक ऐसी छलांग लगाई जिसकी उम्मीद शायद किसी को नहीं थी। ये चार्ट उस छलांग को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। 2018 में लगभग 37% और वहां से सीधा 2023 में 51% पर। जानते ही कितना है? ये करीब करीब 14% का स्विंग है। और पॉलिटिक्स में 14% का स्विंग एक छोटी मोटी बात नहीं होती, ये एक लहर होती है। यही इस चुनाव का असली गणित है। इसी एक नंबर ने सारे समीकरण बदल कर रख दिए। लेकिन जनादेश वो सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता। जनादेश एक तरह का संवाद है, एक बातचीत है। और ये हमसे एक मांग करता है
ये मांग करता है कि हमारी पब्लिक स्पीच, हमारी सार्वजनिक बहस, वो हमेशा जानकारी पर आधारित हो, जिम्मेदार हो और सभी से जरूरी हर एक नागरिक के सम्मान को सबसे ऊपर रखे। यही तो हमारे संवैधानिक मूल्यों की असली आत्मा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये 14% का स्विंग आया कहां से? ये बदलाव हुआ कैसे? इन आंकड़ों के पीछे की असली कहानी क्या है? तो चलिए अब इस फैसले की चीरफाड़ करते हैं और उस रणनीति के उन 4 स्तंभों को समझते हैं जिन्होंने इस नतीजे को मुमकिन बनाया। इस विश्लेषण के लिए हम एक खास फ्रेमवर्क का इस्तेमाल करेंगे जिसे हम चतुर्मुख सिद्धांत कहते हैं। ये किसी भी पॉलिटिकल कैंपेन को 4 जरूरी पैमानों पर तौलता है। पहला चुनावी, दूसरा संगठनात्मक, तीसरा नैरेटिव यानी कहानी और चौथा संसाधन। तो इस फ्रेमवर्क से 2023 के नतीजे को देखें तो क्या दिखता है? पहला, चुनावी स्तर पर ओबीसी, एससी और किसान वोट बैंक को बहुत असरदार तरीके से एक साथ जोड़ा गया। दूसरा, संगठन के लेवल पर एक कमजोर पड़ चुके कैडर को एक मजबूत और जमीनी नेता के इर्द गिर्द फिर से खड़ा किया गया। तीसरा, नैरेटिव, राष्ट्रीय मुद्दों के शोरगुल से बहस को खींचकर उसे पानी, सड़क और रोजगार जैसे असली जमीनी मुद्दों पर फोकस किया गया। और चौथा, संसाधन, जब फंड्स की कमी थी तो कम लागत वाले लेकिन हाई इम्पैक्ट डिजिटल तरीकों का बहुत स्मार्टली इस्तेमाल हुआ। और इस पूरी रणनीति का जो सार है ना, वो इस एक लाइन में छिपा है। अगर आप भीड़ खरीद सकते हैं तो आप शोर किराए पर ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको जीत चाहिए तो आपको विश्वास कमाना होगा। क्योंकि राजनीति में आखिरी और असली करेंसी सिर्फ विश्वास ही है। लेकिन देखिए, चुनाव जीतना तो बस सफर का एक पड़ाव है, ये मंजिल नहीं है। असली काम, असली परीक्षा तो अब शुरू होती है। सवाल ये है कि इस जनादेश को एक मिशन में कैसे बदला जाए, एक ऐसा मिशन जो लोगों की जिंदगी में सचमुच का बदलाव लाए। तो चलिए अब इसके ब्लूप्रिंट पर नजर डालते हैं। ये एक 90 दिन का एक्शन प्लान है, एक तरह की गवर्नेंस की सीढ़ी। इसे डिजाइन ही इसलिए किया गया है ताकि विश्वास बने और बना रहे। देखिए, पहले 30 दिन असेसमेंट और प्लानिंग के, अगले 30 दिन जमीन पर काम को विजिबल बनाने के ताकि लोगों को दिखने लगे कि कुछ हो रहा है। फिर लोगों को साथ जोड़ना, काम में तेजी लाना और सबसे जरूरी इस जुड़ाव को लगातार सस्टेन करना। ये चुनावी वादों को हकीकत में बदलने का एक प्रैक्टिकल रोड मैप है। और इसे जमीन पर उतारने के लिए कुछ बहुत ठोस कदम उठाने की जरूरत है। जैसे हर हफ्ते नुक्कड़ सभाएं हों जहां लोग सीधे अपने नेता से मिलें और पानी, सड़क जैसे मुद्दों पर बात करें। एक सिटीजन रिपोर्ट कार्ड लाया जाए ताकि लोग खुद देख सकें कि कितना काम हुआ। फर्जी खबरों और अफवाहों का मुकाबला करने के लिए एक डेडिकेटेड फैक्ट चेक यूनिट हो और अपने काम की सही जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए व्हाट्सएप और सोशल मीडिया का सही से इस्तेमाल हो। हाँ, लेकिन डेटा पर आधारित गवर्नेंस के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। इसका मतलब है लोगों की जानकारी को, उनकी इंफॉर्मेशन को एक अमानत की तरह समझना और संभालना। यानी किसी भी डेटा का इस्तेमाल करने से पहले लोगों से साफ साफ सहमति लेना और डेटा का इस्तेमाल सिर्फ उसी काम के लिए करना जिसके लिए वो दिया गया है। हर इंसान की प्राइवेसी, उसकी निजता का सम्मान करना भरोसे की पहली और सबसे जरूरी शर्त है। तो आखिर में सिलवानी के लिए आगे का रास्ता क्या है? यहां जो नया नेतृत्व आया है उसके सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है और उतना ही बड़ा एक मौका भी। चुनौती है एक नाजुक से जनादेश को एक मजबूत भविष्य में बदलने की। कैंपेन का वो नारा याद है, हमने काम किया, अब वोट आपसे। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट था, एक जिम्मेदारी थी। मतलब काम पहले, वोट बाद में। अब उसी वादे को पूरा करने का वक्त आ गया है। और यहीं पर वो सवाल उठता है जो सिर्फ सिलवानी के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए है। क्या स्थानीय विश्वास पर बना एक नाजुक जनादेश जमीन पर असली बदलाव ला सकता है? क्या यह साबित हो सकता है कि गवर्नेंस यानी शासन ही सबसे अच्छी राजनीति है? इस सवाल का जवाब अब सिलवानी का भविष्य ही देगा। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पर संपर्क करें या 08042041602 पर कॉल करें। राजनीति से परे उद्देश्य।